अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देखते हैं सीए फाइनल के इसका सब्जेक्ट का हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे थे, जिसमें अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जहां तक बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, एक्सप्लेन द रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट इन कोविड 5 फ्रेमवर्क। कोविड 5 फ्रेमवर्क में रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो ये सी का मतलब यहाँ पर कंट्रोल हो गया, ओबी का मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आईटी। ठीक है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आईटी। ठीक है, और यहाँ पर 5 लगा हुआ है क्योंकि इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और एंड टू एंड जो होता है ये पूरे इंटरप्राइज में क्या करता है, आपको कंट्रोल करता है, ये गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट करता है आईटी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है। तो इसका जन्म कहाँ से होता है, आखिर ये कोविड 5 क्यों आया? तो एक ग्लोबल आईटी एसोसिएशन है जिसका नाम है इसाका। ठीक है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन। इसाका ने कोविड 5 लाया। क्यों लाया? क्योंकि जो भी इंटरप्राइज होती थी, बहुत सारी इंटरप्राइज इसके पास गुहार लगाने के लिए गई। ये ग्लोबल आईटी एसोसिएशन है। ठीक है, ग्लोबल आईटी एसोसिएशन है। उन्होंने बोला, बहुत सारे इंटरप्राइज लोगों ने बोला कि हम अपने आईटी का जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड या कोई स्ट्रक्चर बना के दो ताकि हम अपने आईटी को अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर सके और गवर्नेंस कर सके। इसीलिए ग्लोबल आईटी एसोसिएशन इसाका ने क्या किया, इसाका ने कोविड 5 फ्रेमवर्क दिया। ठीक है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क की बहुत सारी खासियत होती है। यहाँ पर क्या क्या खासियत होती है, ये केवल आपके आईटी के रिलेटेड स्ट्रक्चर को, ठीक है, न ये आपको कंट्रोल एंड मैनेज करता है, बल्कि और भी कई फ्रेमवर्क देता है जिसके तहत आईटी से रिलेटेड कंप्लाइंस अच्छी तरह से हो पाए। दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होते हैं इसमें समाये रहते हैं। जैसे कि आपका ITIL हो गया। ITIL बोलो तो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की जो लाइब्रेरी होती है, ठीक है, जो कि सर्विस मैनेजमेंट के लिए होती है, आईटी सर्विस मैनेजमेंट के लिए होती है। ये चैप्टर नंबर 7 में आपको पढ़ना है। ISO 27001 ये सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड होता है। कोसो आपने ऑडिट में पढ़ा होगा। इस तरह से कई सारे जो आपके स्टैंडर्ड होते हैं, दुनिया के सारे अच्छे स्टैंडर्ड यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को ये आपस में समाये रखता है। इसीलिए इसको एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क कहा जाता है। कोविड 5 को एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क कहा जाता है। तो इसके कुछ फीचर्स हम लोगों ने जाने कि रेगुलेटरी कंप्लाइंस पर भी ये फोकस करता है। उसके बाद आईटी अच्छे से मैनेज हो पाए, इसीलिए क्या करता है, ये पॉलिसी वगैरह सब कैसे बनाएंगे, गुड प्रैक्टिसेस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कंट्रोल का सेट देता है। इससे पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है, अगर आपने कोविड 5 लगाया हुआ है तो पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है। कोविड 5 की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसको कस्टमाइज किया जा सकता है और एंटरप्राइज को एंड टू एंड मैनेज करता है। ठीक है, बाकी FTR की वीडियो में आपने अच्छे तरीके से जाना ही होगा। कोविड 5 में क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो कंपोनेंट पूछा जा सकता है। कोविड 5 के कंपोनेंट में क्या था, फ्रेम दो महात्मा गांधी मॉडल का। ठीक है, कोविड 5 के कंपोनेंट में हमने देखा था फ्रेम 2 महात्मा गांधी मॉडल का। तो पहला कंपोनेंट कोविड 5 का फ्रेमवर्क होता है। पहला कंपोनेंट कोविड 5 का क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। उसके बाद डी का मतलब डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये भी एक कंपोनेंट होता है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद MG का मतलब मैनेजमेंट गाइडलाइंस और मैच्योरिटी मॉडल। मैनेजमेंट गाइडलाइंस और मैच्योरिटी मॉडल कोविड 5 के 5 कंपोनेंट होते हैं। एक आपका फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क। दूसरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। उसके बाद कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मैनेजमेंट गाइडलाइंस और उसके बाद मैच्योरिटी मॉडल। ये 5 प्रकार के कंपोनेंट पूछे जा सकते हैं। फिर पूछा जा सकता है कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोविड 5 को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो कैसे कैसे जो होता है कोविड 5 को कस्टमाइज किया जा सकता है किसी भी बिजनेस के आईटी से रिलेटेड जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का नीड होता है उसको पूरा करने के लिए। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि गर्ल की जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती है वो फाइनेंस से होती है। ठीक है, बहुत खर्चे करती हैं लड़कियां, तो गर्ल। उसके बाद जो आपका एक्टिविटीज़, उसके बाद क्या हो गया, फाइनेंस। तो आपको ये कस्टमाइज कैसे कैसे किया जा सकता है, कस्टमाइज होने के कारण मतलब किस किस तरह का नीड पूरा हो सकता है, ये कोविड 5 का क्वेश्चन बन सकता है कि नीड कस्टमाइज की जो खासियत होती है कोविड 5 में, इसकी वजह से किसी भी एंटरप्राइज में किस किस तरह का नीड पूरा हो सकता है। तो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को, जी से क्या हो गया, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को कस्टमाइज कर सकता है एंटरप्राइज आईटी में। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को कस्टमाइज किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी बनी रहती है, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में फ़ायदा होता है, आप अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी लगा सकते हो, रिस्क मैनेज कर सकते हो, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस, हो सकता है आपको कुछ ऐसे कानून का पालन करना हो या इंटरनल पॉलिसी आपकी कुछ ऐसी हो जिसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद एक्टिविटीज़ का मतलब एश्योरेंस एक्टिविटीज़, जैसे कि ऑडिटर का एक्टिविटीज़ हो गया, फिर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर इन लोगों का एक्टिविटीज़ हो गया। उसके बाद फाइनेंस प्रोसेस या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एक्टिविटीज़ आप में है तो उसके लिए भी आपको काम आता है। तो जी फॉर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आई से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आर से रिस्क मैनेजमेंट, एल से लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस, ठीक है। एक्टिविटीज से एश्योरेंस एक्टिविटीज और फाइनेंस से फाइनेंसिंग प्रोसेस, इन सब के लिए आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो कोविड-5 के। अब हम लोग जहां तक बात करते हैं कि और क्या पूछा जा सकता है, कोविड-5 के प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं, प्रिंसिपल। तो कोविड-5 के जो होते हैं वो 5 प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। 5 प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं कोविड-5 के, तो जैसा कि मैंने आपको कहानी बताई थी, सैफ अली खान अकेला होली खेलता है, उसको होली खेलने का बड़ा शौक है, लेकिन वो सेपरेट होके होली खेलता है, सबके साथ नहीं खेलता है, खुद ही बाल्टी में पानी डाल के खुद ही उस पर कलर डाल के नहाता है, ठीक है। तो SEF, सैफ अली खान को हमने क्या बोला था, SEF, ठीक है। सैफ का हम लोग ऐसे स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। तो ये 5 प्रिंसिपल होते हैं कोविड-5 के, लेकिन एक खासियत ये होती है कि छाता लगा के भी वो होली खेलता है। तो ये जो है कोविड-5 के प्रिंसिपल हो गए। एस का मतलब क्या हो गया, मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स, स्टेक होल्डर्स के नीड्स को पूरा करता है, स्टेक होल्डर्स नीड को पूरा करता है, स्टेक होल्डर के नीड को पूरा करता है। ई से कवरिंग इंटरप्राइज एंड टू एंड, ठीक है। और फ्रेमवर्क, एफ से क्या हो गया, अप्लाइंग सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क को अप्लाई करता है, अप्लाइंग सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, ठीक है। सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। होली का मतलब क्या हो गया, हॉलिस्टिक अप्रोच में, ठीक है, एंड टू एंड इंटरप्राइज को मैनेज करता है, ठीक है। हॉलिस्टिक अप्रोच में एंड टू एंड इंटरप्राइज को एक छोर से दूसरे छोर, ठीक है, ओवरऑल अप्रोच से मैनेज करता है। उसके बाद सेपरेट करता है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को, गवर्नेंस और मैनेजमेंट को आपस में मिक्स नहीं होने देता है, गवर्नेंस वाले चीज़ें अलग, लोग अलग, और मैनेजमेंट वाले लोग और चीज़ें अलग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या जाना कि कंपोनेंट पूछेगा तो आपको याद आना चाहिए फ्रेम 2 महात्मा गांधी मॉडल का, कस्टमाइज करके नीड कैसे कैसे पूरा कर सकते हैं, तो आपको याद आना चाहिए गर्ल्स एक्टिविटी फाइनेंस से होती है। उसके बाद प्रिंसिपल पूछा गया तो सैफ अली खान होली खेलता है सेपरेटली, ठीक है, सैफ अली खान होली खेलता है सेपरेटली। उसके बाद कोविड-5 के प्रोसेस रेफरेंस मॉडल पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, मैंने आपको बोला था यहाँ पर कंपोनेंट में प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन जो मॉडल होते हैं यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। टोटल 37 टाइप के प्रोसेस रेफरेंस मॉडल होते हैं, ठीक है। प्रोसेस रेफरेंस मॉडल ये पूछा जा सकता है, जो कि टोटल 37 टाइप के होते हैं। गवर्नेंस मॉडल, ठीक है, गवर्नेंस प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। गवर्नेंस प्रोसेस में आता है EDM, ठीक है, EDM, ठीक है, इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर, EDM। और मैनेजमेंट प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया था कि एक अप्पू नाम का लड़का है, ठीक है, यानी कि APO, अप्पू नाम का लड़का है, वो बहुत ही समझदार लड़का है। वो अपनी 22 से BAI, ठीक है, 22 से क्या पढ़ता है, DSS पढ़ता है, 22 से DSS पढ़ता है। चैप्टर नंबर 2 में एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम करके आएगा, ठीक है, तो वो पढ़ता है, ठीक है। अप्पू नाम का लड़का अपनी 22 से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पढ़ता है मियाँ, ठीक है। तो ये हमारी मेमोरी टेक्निक थी। इसमें अप्पू में हम लोगों ने क्या देखा था, अप्पू जो है वो 12 साल का लड़का है, तो 12 प्रकार के APO होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस में, 12 प्रकार के APO होते हैं। उसको पता है कि बाई को 10 तारीख को सैलरी देनी है। 10 प्रकार के जो होते हैं आपके BAI होते हैं। उसके बाद DSS का मतलब डिलीवर सर्विस एंड सपोर्ट, ठीक है, उसको पता है 6 तारीख को बाइक की सर्विसिंग करवानी है, ठीक है, 10 तारीख को बाइक को सैलरी देनी है, 6 तारीख को बाइक की सर्विसिंग करानी है। तो डिलीवरी सर्विस सपोर्ट 6 प्रकार के प्रोसेस में होते हैं। और मियाँ
MEA यानी कि मॉनिटर, इवेल्युएट एंड असेसमेंट। मॉनिटर, इवेल्युएट एंड असेसमेंट, 3 प्रकार के प्रोसेस को मॉनिटर, इवेल्युएट और असेसमेंट किया जाता है। और EDM कितने प्रकार के हो गए? तो EDM में 5 प्रकार के प्रोसेस हो गए। तो टोटल 5, 12, 10, 6 और 3 सब मिला के टोटल 37 हो गए। ठीक है, तो प्रोसेस रेफरेंस मॉडल 37 टाइप के होते हैं। ध्यान देना, सारी चीज़ें हम स्टडी मटेरियल से बोल रहे हैं, तो आप वहाँ से जाके सारी चीज़ों को मिला सकते हो, क्योंकि कोविड-5 के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है वो एक साथ पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे आएंगे, मुख्य रूप से क्वेश्चन पे आएंगे। इस चैप्टर में कोविड-5 के बारे में हम विशेष रूप से ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 6 जब पढ़ेंगे तो कोविड-5 को वापस से पढ़ेंगे, जब आपका थोड़ा आगे आएगा एक चैप्टर। ठीक है, तो उसमें कोविड-5 को हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिलहाल जो हम लोग यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है कोविड-5 पर, उस पर अपनी चर्चा फोकस करने के लिए जा रहे हैं। हमारा जो है ये आपका 5 प्रकार का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 5 प्रकार का क्वेश्चन बन गया। एक और आपका क्वेश्चन बन सकता है 7 इनेबलर ऑफ कोविड। तो कोविड-5 के कितने इनेबलर होते हैं? 7 इनेबलर होते हैं। ठीक है, तो मतलब 7 इनेबलर ऑफ कोविड होते हैं। इसमें हमारी कहानी क्या है कि आजकल जितने भी स्कूल के, कॉलेज के जो प्रिंसिपल लोग हैं, ठीक है, उनको पोबिया हो गया है। ठीक है, पोबिया नाम की बीमारी हो गई है। तो प्रिंसिपल, पहला आपका प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, पोबिया, POBIA, ठीक है, POBIA, पीपल को, ठीक है, पीपल को। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप छोटा सा एक चार्ट बनाओगे, या छोटा सा एक जो डायरी होता है, पॉकेट डायरी, वो मेंटेन करोगे। और जैसे कोविड-5 है तो आपको पता होना चाहिए कि कोविड-5 में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट इन कोविड-5 पूछा जा सकता है, जो कि हमारा ये क्वेश्चन ही है। रिस्क मैनेजमेंट इन कोविड-5 पूछा जा सकता है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, रिस्क मैनेजमेंट इन कोविड-5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं मैनेजमेंट प्रोसेस और गवर्नेंस प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, जो कि हम लोग एप्रोप्रिएट प्लेस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कोविड-5 जो होता है यहाँ पर, तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट में के लिए कैसी काम की चीज़ है, ठीक है, वो तो हम लोगों ने देखा। एक और हम लोग देखेंगे GRC पढ़ते वक्त में, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लाइंस पढ़ते वक्त में, जो कोविड-5 बेस्ट प्रैक्टिसेस का आप यूज़ करते हो, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लाइंस एक प्रोग्राम होता है GRC प्रोग्राम में, अगर आप कोविड-5 के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको क्या क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जहां पर हम लोग देखेंगे, रोडी सक्सेस ओरिएंटेड यूनिफॉर्म पहनता है। रोडी पर मतलब रोड पर चलने वाले आप लोग, ठीक है, सक्सेस ओरिएंटेड यूनिफॉर्म पहनते हो, सक्सेस ओरिएंटेड यूनिफॉर्म पहनते हो, क्योंकि आजकल ये बेस्ट प्रैक्टिस, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस होते जा रहा है। ये आजकल का ट्रेंड होके ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस होते जा रहा है। तो ये आपके GRC प्रोग्राम को, ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक जगह पर एक झलक में मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर रख दिया है। कंपोनेंट, पहला बात हम लोगों ने कंपोनेंट देखा, जिसमें आपको याद रखना है फ्रेम 2 महात्मा गांधी मॉडल का। उसके बाद कस्टमाइज के नीड के बारे में हम लोगों ने देखा। गर्ल एक्टिविटीज़, ठीक है, गर्ल एक्टिविटीज़ ज़्यादातर फाइनेंस पे डिपेंड होती है। उसके बाद प्रिंसिपल में सैफ अली खान अकेला होली खेलता है, सेपरेट होली खेलता है। उसके बाद कोविड-5 के प्रोसेस रेफरेंस मॉडल में गवर्नेंस प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रोसेस, गवर्नेंस प्रोसेस 5 प्रकार के होते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस में अप्पू अपनी बाई से DSS पढ़ता है मियाँ। APO का मतलब अलाइन प्लान ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, APO का मतलब अलाइन प्लान ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद BAI का मतलब बिल्ड, एक्वायर एंड इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, बिल्ड, एक्वायर एंड इम्प्लीमेंट होता है। DSS का मतलब डिलीवरी सर्विस एंड सपोर्ट होता है, डिलीवरी सर्विस एंड सपोर्ट होता है। उसके बाद MEA मॉनिटर, इवेल्युएट एंड असेसमेंट होता है, मॉनिटर, एवेल्युएट एंड असेसमेंट होता है। ये जो EDM होता है, इसमें 3 नंबर वाला आपको केवल पढ़ना है, EDM 03 पढ़ना है केवल, ठीक है। और APO वाले में केवल APO 12 को पढ़ना है, APO 12 को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो MEA होता है, मॉनिटर, इवेल्युएट एंड असेस, इसमें 2 पढ़ना है आपके चैप्टर के हिसाब से। इंटरनल कंट्रोल यानी कि MEA 02 2 नंबर वाला, MEA 02 और 3 नंबर वाला 03, MEA 03 यानी कि इंटरनल कंट्रोल और कंप्लाइंस विद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें पढ़नी है। प्रिंसिपल
जो हो गया 7 इलेबरेट क्या हो गया, आजकल प्रिंसिपल पोबिया हो गया है। तो प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क। प्रोसेस का मतलब क्या हो, पी का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस, पी का मतलब प्रोसेस। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद बिहेवियर कल्चर और इथिक्स, ठीक है, बिहेवियर कल्चर और इथिक्स। आई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आई का मतलब इंफॉर्मेशन हो गया, आई का मतलब इंफॉर्मेशन हो गया। और ए का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ए का मतलब एप्लीकेशन हो गया, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। ये सब इनेबल करते हैं कोविड 5 को, ये सब इनेबल करते हैं। और लास्ट में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो कि ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया, पीपल स्किल एंड कॉम्पिटेंस, पीपल स्किल एंड कॉम्पिटेंस, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द रिस्क मैनेजमेंट आस्पेक्ट इन कोविड 5 फ्रेमवर्क। और फिर ये वाला क्वेश्चन कि जीआरसी प्रोग्राम को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो उसमें कोविड 5 के थ्रू, तो उसमें कैसे कैसे और क्या क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जीआरसी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें कुछ जो है वो कोविड 5 के रिस्पेक्ट में आती है, ठीक है। अब इन्हीं सब चीज़ों को आपको धीरे धीरे करके आगे चल के मिलेगा, जो कि मैंने एक ही बार बता दी। फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं एक्सप्लेन द रिस्क मैनेजमेंट आस्पेक्ट इन कोविड 5 फ्रेमवर्क हमारे क्वेश्चन पे। तो रिस्क मैनेजमेंट आस्पेक्ट जो कोविड 5 में डिफाइन करने के लिए बोलेगा, तो आपको कुछ टर्म की याद आनी चाहिए। पहले तो आपको लिखना है एक RACI चार्ट के बारे में, RACI चार्ट, ठीक है। इस RACI चार्ट का पालन जो है जब भी कोविड 5 आएगा तभी भी आपको RACI चार्ट के बारे में लिखना है, ठीक है, कोविड 5, ठीक है। R का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्ड जो है आपके स्टडी मटेरियल में ही यूज किया गया, ये हमारा मेमोरी टेक्निक नहीं है RACI चार्ट, ठीक है। तो ये आपका स्टडी मटेरियल में ही यूज किया गया है। R का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, A का मतलब हो गया अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टेशन और इंफॉर्मेशन चार्ट, मतलब एक प्रकार की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए चार्ट डिफाइन होना चाहिए, चार्ट के थ्रू हायरार्की डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो है रिस्क मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो पाए, ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट हो पाए, ठीक है, ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट हो पाए, ठीक है। ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट जब आएगा, ठीक है, और कोविड 5 जब आएगा तो आपको 2 टर्म और याद आनी चाहिए, ठीक है, 2 टर्म और याद आना चाहिए। देखिए जो स्टडी मटेरियल में जैसे इनसे आंसर एक्सपेक्ट करता है वो आपको आंसर लिखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका कोविड 5 होता है, ठीक है, उसके प्रोसेस रेफरेंस मॉडल, कोविड 5 प्रोसेस रेफरेंस मॉडल, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो ये मॉडल होता है, एक गवर्नेंस प्रोसेस होता है और दूसरा मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। गवर्नेंस प्रोसेस में मैंने आपको बताया था EDM03, ठीक है, मतलब इवेल्युएट डायरेक्ट मॉनिटर 03, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, 01, 02 और 03। तो ये केवल 03 पढ़ना है, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने बताया था आपको अप्पू जो है वो 12 साल का लड़का है तो 12 प्रकार के APO पढ़ने हैं। BAI, उसको 10 तारीख को बाइक को सैलरी देनी है, वो डाई से DSS पढ़ता है। 6 तारीख को बाइक की सर्विसिंग करानी है, डिलीवरी सपोर्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, तो सर्विसिंग करवानी है इसलिए डिलीवरी सपोर्ट एंड सर्विसेज। तो ये आपका 6 हो गया। उसके बाद MEA, ठीक है, MEA ये भी आपका जो है वो 3 प्रकार का पढ़ना है, ठीक है। MEA इसमें भी 3 प्रोसेस होते हैं, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, तो टोटल मिला के हो गए 37 प्रोसेस। अब जैसे ही आपका रिस्क मैनेजमेंट आएगा कोविड 5 के साथ, तो एक तो वर्ड आपको RACI चार्ट याद आनी चाहिए, दूसरा आपको याद आना चाहिए EDM03, यानी कि इसका 03 EDM03, यहाँ पर आपको याद आना चाहिए EDM03, और दूसरा याद आना चाहिए APO12। जैसे कि आपका क्या होता है कि बॉर्डर पे क्या होता है कि BSF वाले जो होते हैं वो कुछ हद तक रोकते हैं, और इमरजेंसी आ जाता है तो कुछ हद तक वो इमरजेंसी को इंडिकेट करते हैं और कुछ हद तक रोकते हैं, बाकी आर्मी वाले जो हैं वो आ जाते हैं फाइट करने के लिए। वैसे ही EDM03 होता है, ये केवल रिस्क ऑप्टिमाइजेशन को इंश्योर करता है, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाता है। बुखार बढ़ रहा है, केवल इतना ही ये आपको इंडिकेट करता है। और बुखार उतारने का काम कौन करता है? बुखार उतारने का काम आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं APO12 करता है, रिस्क को मैनेज करता है। रिस्क को आपको रिस्क ऑप्टिमाइज हो रहा है इस बात को इंश्योर कर दिया और रिस्क को मैनेज कर दिया, ठीक है। तो इसने पैरासीटामोल का काम करा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है, हम लोग यहीं पर देखते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट।
मतलब आपका जो रिस्क मैनेजमेंट को इवेलुएट करने के लिए कोविड-5 के तहत जो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि रिस्क मैनेजमेंट वर्ड देखा और कोविड-5 वर्ड देखा, तो आपको RACI चार्ट के बारे में बताना है, ठीक है। आपका RACI चार्ट के बताने के बाद आपको यहाँ पर दो चीज़ें बतानी है। आपको एक गवर्नेंस प्रोसेस के बारे में बताना है, गवर्नेंस प्रोसेस, और एक मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बताना है। गवर्नेंस प्रोसेस में EDM 03 बताना है, EDM 03। उसके बाद मैनेजमेंट प्रोसेस में आपको APO 12 बताना है, APO 12। दोनों एक साथ मिलकर काम करता है। ये एक थर्मामीटर की तरह होता है। रिस्क ऑप्टिमाइज हो रहा है तो ये आपको बताता है इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर करके। और उसके बाद APO अलाइन, प्लान और ऑर्गेनाइज, अलाइन, प्लान एंड ऑर्गेनाइज। APO 12 रिस्क को मैनेज करता है, ये आपको इंश्योर करता है, ठीक है, और ये आपको मैनेज करके देता है, ठीक है। ये गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में कवर्ड होता है और ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में कवर्ड होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। ये इवैल्यूएशन एस्पेक्ट को कवर करता है, यानी कि ये केवल इवैल्यूएट करता है, और ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट को कवर करता है, इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। इसका स्कोप क्या होता है? EDM 03 का स्कोप होता है कि ये आर्टिकुलेट करता है रिस्क को और उसके इम्पैक्ट को आर्टिकुलेट करता है, और टॉलरेंस लिमिट क्रॉस हुआ तो तुरंत जो है वो कम्युनिकेट करता है। टॉलरेंस लिमिट क्रॉस हुआ तो तुरंत जो है वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है। और APO 12 क्या करता है? ये क्या करता है कि जैसे ही टॉलरेंस लिमिट पार किया वैसे ही अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ये स्टार्ट कर देता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करते वक्त में ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का भी ध्यान देता है, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का भी ध्यान देता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये इंश्योर करता है कि रिस्क ऑप्टिमाइज हो रहा है, उसको ये मैनेज करता है, ठीक है। ये जो आपका होता है ये गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होता है, ये एक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होता है। रिस्क में इसमें कौन सा एस्पेक्ट कवर किया जाता है? इसमें इवैल्यूएशन एस्पेक्ट कवर किया जाता है और इसमें इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट किया जाता है। इसका स्कोप क्या होता है? ये आर्टिकुलेट करता है रिस्क को और उसके इम्पैक्ट को, ठीक है, और ये समझता है कि टॉलरेबल लिमिट्स क्रॉस हुआ तो तुरंत कम्युनिकेट करेगा। और यहाँ पर क्या होता है, ये IT का रिस्क जैसे ही टॉलरेबल लिमिट क्रॉस करता है वैसे ही अपना मैनेजमेंट टास्क जो है वो चालू कर देता है, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को भी ध्यान में रखता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ बातें जानी। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है? तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट के बारे में जब हम लोगों ने जाना, रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट इन कोविड-5 फ्रेमवर्क, ठीक है। तो कोविड-5 फ्रेमवर्क और रिस्क मैनेजमेंट जब एक साथ आएगा तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, तो वो बातें हमने जानी। अब जहाँ तक बात करते हैं कि गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अगर आएगा, इसी टर्म में लगा हुआ है गवर्नेंस प्रैक्टिसेस या फिर की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है, की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस रिस्क मैनेजमेंट का। तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो है वो दो जगह आती है, और जहाँ भी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आता है वहाँ पर EDM आता है, EDM आता है। तो यहाँ पर इवेल्युएट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट और मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट, मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट। अगर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ना डाल के कि रिस्क मैनेजमेंट और कोविड-5 ये वर्ड आपको मिल जाता, तब आप EDM 03 को और APO 12 को एक्सप्लेन करते। लेकिन यहाँ पर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है, इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इवेल्युएट रिस्क मैनेजमेंट। मतलब इवेल्युएट करोगे कि रिस्क क्या क्या है IT के इस्तेमाल से और क्या क्या हो सकता है। हमारी टॉलरेबल लिमिट जो सेलेक्ट की है मैनेजमेंट वालों ने IT का रिस्क की, वो किस बेसिस पर, किस आधार पर सेलेक्ट किया है, क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस बात को इवेल्युएट करना है, अकॉर्डिंगली जो है वो डायरेक्शन देना है। मतलब रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आपको डायरेक्शन भी देना है, ठीक है, कि रिस्क मैनेजमेंट जो है कौन सा वाला सही रहेगा। उसके बाद मॉनिटर करना है, ठीक है, मॉनिटर करना है जो भी आपका गोल एंड मैट्रिक्स होगा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के तहत, ठीक है, उसको आपको मॉनिटर करना है और पहचान कर जो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसमें जो भी कमियां हैं उसको रिपोर्ट करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ध्यान रहे मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट और कोविड-5 फ्रेमवर्क के बारे में हो, रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट एंड कोविड-5, ठीक है। तो कोविड-5 के थ्रू रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको किस चीज़ की याद आनी चाहिए, तो आपको EDM 03 और APO 12 की याद आनी चाहिए। लेकिन गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हो, रिस्क मैनेजमेंट का गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है, तो इवेल्युएट रिस्क मैनेजमेंट, डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट, ये बात ध्यान आना चाहिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। स्टार्टिंग में ही मैंने सेकंड नंबर वीडियो में पहले ही बताया था कि की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और मैट्रिक्स, ये तीन टर्म जो होते हैं वो आपको काफ़ी कंफ्यूज करेंगे। तो वहाँ पर की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में मैंने बताया था आपको। तो पहला की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कौन सा था, तो हम लोगों ने जैसा कि देखा था कि
की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू अलाइन, ठीक है, अलाइन करने के लिए आईटी स्ट्रैटेजी को विथ एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी, आईटी स्ट्रैटेजी विथ एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी। पहला हम लोगों ने देखा था जिसमें कहानी थी सीपीटी से लेकर फाइनल तक का सफर, सीपीटी से लेकर फाइनल तक का सफर, ठीक है। अलाइन आईटी स्ट्रैटेजी को एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करने के लिए क्या क्या की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं। उसके बाद क्या बिजनेस वैल्यू डिराइव होता है फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, उसके लिए हमने देखा था ईडीएम, ठीक है, ईडीएम देखा था, ठीक है, ईडीएम वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, ईडीएम वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। जबकि हर जगह की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में ईडीएम है, की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में, चाहे वो गवर्नेंस सिस्टम हो, जीईआईटी हो, ठीक है, जीईआईटी हो, या फिर आपका क्या बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट हो, दोनों सिचुएशन में ईडीएम कहाँ पर आता है, इन सब के साथ आता है। लेकिन बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी में जो भी आपका की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसके साथ ईडीएम आता है, ठीक है। उसके बाद आपका हम लोगों ने देखा था की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस तीसरा कौन सा आ सकता है, ये वाला, ठीक है, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। तो जिसमें हम लोगों ने कहानी देखी थी कि सीए ही एक ऐसा मर्द है, कौन है, सीए ही एक ऐसा मर्द है जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने का की मैनेजमेंट प्रैक्टिस बता सकता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि ये की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू इंश्योर कंप्लाइंस विद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाइंस को इंश्योर करने के लिए क्या क्या की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगे, ठीक है। तो करीब ये सारी जगह पर आपको की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा ये वाला कहानी है सीए मर्द, ठीक है, ये वाला कहानी है क्या, सीए मर्द। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि गवर्नेंस प्रैक्टिसेस दो जगह, जीईआईटी का और रिस्क मैनेजमेंट का। जीईआईटी का आया तभी भी ईडीएम गवर्नेंस सिस्टम, इवैल्यूएट डायरेक्ट मॉनिटर गवर्नेंस सिस्टम। रिस्क मैनेजमेंट का तभी भी ईडीएम, इवैल्यूएट डायरेक्ट मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मान लो की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आएगा अलाइनिंग आईटी स्ट्रैटेजी को एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी के साथ आप अलाइन करना चाहते हो, ठीक है, आईटी स्ट्रैटेजी को एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करना चाहते हो, तो सीपीटी से लेकर फाइनल का सफर, बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, इसमें भी ईडीएम, ठीक है, ईडीएम वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, ईडीएम वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद इंप्लीमेंटिंग रिस्क मैनेजमेंट अंडर कोविड, तो सीए मर्द। और उसके बाद एक्सटर्नल कंप्लाइंस, तो जब भी आप घर से बाहर जाते हो तो कोका कोला पीते हो तो कोका कोला को आप कोको बोलते हो, तो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाइंस करने के लिए जो ईडीएम होगा उसके की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये सारी कुछ बातें आती है। फिलहाल हमारी चर्चा किस चीज़ पे है, तो फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिस्क मैनेजमेंट अंडर कोविड-5 में रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कलेक्ट डाटा, रिस्क को आइडेंटिफाई करके, एनालिसिस करके, ठीक है, और रिपोर्ट देने के लिए सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो ये पहला की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा एनालिसिस, रिस्क का एनालिसिस किया जाएगा, मतलब हमारी टॉलरेबल लिमिट को ध्यान में रखकर रिस्क का एनालिसिस करना है। उसके बाद रिस्क मेंटेन करने का प्रोफाइल बनाना है, कि रिस्क प्रोफाइल का मतलब क्या हो गया कि क्या क्या कैटेगरी होती है रिस्क की, क्या क्या इंपैक्ट उसका आ सकता है, उसके बेसिस पर रिस्क को मेंटेन करने के लिए प्रोफाइल बनाना है। फिर आर्टिकुलेट करना है रिस्क को, मतलब आपका जो है स्टेक होल्डर लोगों को दर्शाना है, मतलब क्या क्या एक्सपोजर हो सकता है, उसको ठीक करने की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, यानी कि रिस्क को आर्टिकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना। तो सी का मतलब कलेक्ट डाटा, ए का मतलब एनालाइज रिस्क, आर का मतलब रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करना, एम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सी का मतलब कलेक्ट डाटा हो गया, ए का मतलब एनालाइज रिस्क हो गया, ये सी आपका हो गया। एम का मतलब मेंटेन रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करना है, मेंटेन रिस्क प्रोफाइल। ए का मतलब आर्टिकुलेट रिस्क, और लास्ट में आर होगा, ध्यान रहे, लास्ट में रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो MARD, तो MARD का जो आर है उसको सबसे लास्ट में लिखना है, ध्यान रहे आपको। तो रिस्पॉन्स लास्ट में किया जाता है, उससे पहले डिफाइन किया जाएगा, डिफाइन करना है रिस्क मैनेजमेंट एक्शन पोर्टफोलियो, तो एक्शन पोर्टफोलियो को डिफाइन करना है, ठीक है। तो क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है और अकॉर्डिंगली रिस्क का रिस्पॉन्स करना है, तो कलेक्ट डाटा, एनालाइज रिस्क। उसके बाद CA हो गया आपका मर्द का, M क्या हो गया, मेंटेन रिस्क। इसके बाद A का मतलब क्या हो गया, आर्टिकुलेट रिस्क। R का मतलब क्या हो गया, रिस्पॉन्स रिस्क। और D का मतलब डिफाइन ए रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी कुछ मेमोरी टेक्निक से हम लोगों ने जाना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपनी चर्चा करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अंडर कोविड-5, लिस्ट की मैट्रिक्स पूछा जा सकता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट अंडर कोविड-5 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चर्चा जरूर से कर देना जैसे ही रिस्क मैनेजमेंट आए और कोविड-5 आए। किस चीज़ की चर्चा, तो RACI चार्ट की चर्चा और EDM 03 और APO 12 की चर्चा, भले ही 1 से 2 लाइन में। उसके बाद आता है की मैट्रिक्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि की मैट्रिक्स भी आपके चैप्टर में काफ़ी जगह कन्फ्यूज करने वाला है।
तो की मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको की मैट्रिक्स सबसे पहला क्या क्या की मैट्रिक्स होगा इवेल्युएट करने के लिए कि बिजनेस वैल्यू आईटी से हुई है, बिजनेस वैल्यू डिराइव हुई है आईटी के इस्तेमाल से, ठीक है, आईटी के इस्तेमाल से बिजनेस वैल्यू डिराइव हुई है। उसके बाद दूसरा की मैट्रिक्स क्या आ सकता है, ठीक है, मॉनिटर करने के लिए प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस, रिस्क मैनेजमेंट का किसी भी इंटरप्राइज में, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करने के लिए। उसके बाद आईटी कंप्लायंस के लिए, आईटी कंप्लायंस, आईटी कंप्लायंस, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल लेवल पे और दूसरा इंटरनल लेवल पे, एक्सटर्नल लेवल पे, इंटरनल लेवल पे, और इसके बाद चौथा इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। तो इतनी जगह पर की मैट्रिक्स जो है वो आपका आ सकता है, इतनी जगह पर की मैट्रिक्स जो है वो आपका आ सकता है। तो बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट अंडर कोविड 5, ठीक है, उसका की मैट्रिक्स जो है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अंडर कोविड 5 का की मैट्रिक्स यहाँ पर बताना है। तो इसके बारे में आपको क्या क्या बताना है, सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो परसेंटेज में देखना है, परसेंटेज में देखना है सबसे पहला आपका, क्योंकि जब मैट्रिक की बात आती है तो परसेंटेज की बात आती है, तो 3 पार्ट में इसको आप बांट सकते हो। नंबर में देखना है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो ये सक्सेस को मेजर किया जा रहा है, रिस्क मैनेजमेंट के सक्सेस को मेजर किया जा रहा है। तो आपको सबसे पहले परसेंटेज में क्या क्या देखा जा सकता है कि रिस्क असेसमेंट जो आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिस्क असेसमेंट करते हो, रिस्क मैनेजमेंट करनी है, करने के लिए रिस्क का आपने असेसमेंट किया होगा, आइडेंटिफिकेशन के बाद असेसमेंट और इवेल्युएशन, उसके बाद फिर लास्ट में कंट्रोल लगाना, ठीक है। तो उसमें कितना प्रोसेस जो होता है वो आईटी से रिलेटेड कवर्ड है, कितना परसेंटेज जो आपका रिस्क असेसमेंट हुआ है उसमें कितना परसेंटेज जो होता है वो क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस आईटी से रिलेटेड कवर्ड था, मतलब कितना बिजनेस प्रोसेस जो था वो आईटी क्रिटिकल प्रोसेस को कवर करता था, कितना आईटी सर्विसेज और आईटी प्रोग्राम को कवर करता था, आईटी सर्विसेज और आईटी प्रोग्राम को कवर करता था। तो ओवरऑल इंटरप्राइज में जो आपका रिस्क असेसमेंट है उसमें आईटी पर कितना फोकस किया गया है। दूसरा पॉइंट आपका नंबर, मतलब नंबर का मतलब कितना नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा इवेंट हुआ है जिसको आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट में पहले से आइडेंटिफाई करके नहीं रखा था। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, रिस्क असेसमेंट करने के लिए आपने पहले से आइडेंटिफाई करके नहीं रखा था, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स सिग्निफिकेंट इवेंट हुए हैं जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड नहीं थे आपके प्रोग्राम में। उसके बाद तीसरा आ गया फ्रीक्वेंसी, रिस्क जो प्रोफाइल आपने बनाया था, रिस्क प्रोफाइल में कई तरह के प्रोफाइल उसके इम्पैक्ट के बेसिस पर, ठीक है, ये रिस्क हमारे इस रिसोर्सेज पर हो सकता है, इस आईटी रिसोर्सेज पर हो सकता है, उसको अपडेट करने की आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अपडेट करने की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये आपका की मैट्रिक्स है, रिस्क मैनेजमेंट अंडर कोविड का जो की मैट्रिक्स होता है वो यहाँ पर आता है। इतनी सी बात है, बस आपको ध्यान देना है कि की मैट्रिक्स कहाँ कहाँ आता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंसेप्ट ऑफ जीआरसी, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस पर आपको शॉर्ट नोट्स अगर लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, जीआरसी के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, जीआरसी के बारे में क्या लिखना है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो आप सबसे पहली बात ये लिख सकते हो गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, ठीक है, ये कहाँ से अराइज होता है, ये गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, जीआरसी आता कहाँ से है। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक प्रोग्राम है। जीआरसी क्या, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आपका था ना उसका ये प्रोग्राम है, ठीक है। मतलब अगर कहा जाए तो जो आपका जीआरसी होता है, ठीक है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंक्लूड होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में से एक प्रकार का ये प्रोग्राम है जिसका मेन मकसद होता है ईआरएम, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना। अब जो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले रिस्क को समझना होगा, ठीक है, रिस्क को समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट अप्रोच होता है और फ्रेमवर्क होता है उसको लगाना होगा। ये सारे के सारे जीआरसी प्रोग्राम में बताए गए रहते हैं, डिसाइड किए गए रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या क्या जो होता है, आपका जो होता है क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, ईआरएम को इंप्लीमेंट करना है आपको, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को
को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको बेस्ट अप्रोच को समझना पड़ेगा, अच्छे फ्रेमवर्क को समझना पड़ेगा। जीआरसी को लगाने के लिए सिक्योरिटी एंड कंट्रोल का जो फ्रेमवर्क होता है वो डिसाइड करना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और लीगल रिक्वायरमेंट जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कारो, सार्बिन ऑक्सिलरी एक्ट, क्लॉज नंबर 49, इन सब पर भी फोकस करना पड़ेगा। मतलब जीआरसी प्रोग्राम जो होता है वो न केवल आपकी इंटरनल पॉलिसी पर डिपेंड करता है बल्कि लॉ भी बोलता है इसको लगाने के लिए। तो गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस करने का मेन मकसद क्या होता है? इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को ईआरएम को इम्प्लीमेंट करना, ईआरएम को इम्प्लीमेंट करना। बस इतनी सी बात ध्यान रखो कि जीआरसी का मुख्य मकसद होता है ईआरएम को इम्प्लीमेंट करना। ये ईआरएम को इम्प्लीमेंट करना, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक प्रोग्राम होता है। अगर छोटी सी बात जो है ये यहाँ पर आपको लिखने के लिए आई, कुछ पॉइंट्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी जो है ये क्वेश्चन कभी अभी तक पूछा नहीं गया है, सॉरी नवंबर 15 में इसको पूछा गया था, ठीक है, नवंबर 15 में आपको पूछा गया था। अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होता है जीआरसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जीआरसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है ये तो आपको पता ही है, उसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट होता है, ठीक है। तो प्रीरिक्विजिट्स होता है जीआरसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसको पूछा जा सकता है कि जो जीआरसी के लिए आपने कोविड-5 का इस्तेमाल करना है, कोविड-5 बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना है जीआरसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो कोविड-5 जो होता है वो आपको क्या क्या सजेस्ट करता है, ठीक है। कोविड-5 आपको क्या क्या सजेस्ट करता है कि इस तरीके से जीआरसी प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करो, ठीक है, जीआरसी प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करो, ठीक है। अब जब जीआरसी प्रोग्राम जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस इस प्रोग्राम को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो ये आपका कंप्लायंस जो आपका पर्सपेक्टिव होता है उस पर भी फोकस करता है और आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट पर भी फोकस करता है। जीआरसी, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस। तो ये जो आपका रिस्क हो गया, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस हो गया, ये आपका इंटरनल पॉलिसी भी चाहिए, यानी कि बिजनेस का रिक्वायरमेंट भी है, ध्यान रहे, बिजनेस का रिक्वायरमेंट भी है जीआरसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, और कंप्लायंस भी है, क्योंकि कई सारे लॉ भी आपको बोलते हैं कि जीआरसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करो, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस को। तो इसको अगर कोविड-5 की सहायता से आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या डायरेक्टली पूछा जा सकता है, प्री रिक्विजिट फॉर जीआरसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जीआरसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है एक कहानी। मान लो कि आप जो है एक मतलब इसको रोडी बोलोगे, ठीक है, रोड को यहाँ पर रोडी बोलोगे। अब क्या होता है कि आपका जो आपके देश में यानी कि आपके सिटी में मान लो कि रोड पर चलने के लिए, मतलब आपने रोड पर चलने के लिए जो भी सक्सेस पाने वाले लोग हैं उसके लिए एक अलग सा यूनिफॉर्म डिसाइड किया हुआ है कि वो लोग ऐसा यूनिफॉर्म पहनेंगे। ये आपने क्यों यूनिफॉर्म सेलेक्ट किया है? क्योंकि ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो यहाँ पर आपका, ठीक है, मेमोरी टेक्निक क्या हो गया? रोडी, RODI, रोडी। उसके बाद सक्सेस ओरिएंटेड, उसके बाद आपका यूनिफॉर्म, उसके बाद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। तो अब ये मेमोरी टेक्निक से आप स्टडी मटेरियल के ऑर्डर में याद रख सकते हो, ठीक है। ऑर्डर में ही याद रखने के लिए ये सारे मेमोरी टेक्निक को मतलब हम लोगों को लॉजिकली नहीं बनता है, बट फिर भी आपको लॉजिक लगा के इसको दिमाग में सेट करना है। आर का मतलब क्या हो गया? रिव्यू करना है। जो जीआरसी आपका प्रोग्राम है, ठीक है, प्री रिक्विजिट क्या है? रिव्यू करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। जो जीआरसी प्रोग्राम है उसका करंट स्टेटस क्या है उसको रिव्यू करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। तो आर का मतलब यहाँ पर रिव्यू हो गया। ओ का मतलब क्या हो गया? मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच क्या है, ठीक है, करंट स्टेटस को, जो आपका करंट स्टेटस से एक्सपेक्टेड स्टेटस पर जाना चाहते हो। जीआरसी के करंट जितने फायदे हो रहे हैं उससे कहाँ जाना चाहते हो आप? एक्सपेक्टेड पर जाना चाहते हो। तो उसके लिए मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच क्या है उसको डिटरमाइन करना है। डी का मतलब क्या हो गया? डिफाइन करना है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो आपका एक्सपेक्टेशन है कि हमारा जीआरसी इस लेवल तक जाना चाहिए, ठीक है, उसके लिए एक्सपेक्टेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। और आई का मतलब आपको
आइडेंटिफाई करना है, एप्लीकेबल जो भी रेगुलेशन और कंप्लाइंस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। आई का मतलब एप्लीकेबल रेगुलेशन और कंप्लाइंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या हो गया, सक्सेस मेजरिंग पैरामीटर, ठीक है, यानी कि जिसको बेंचमार्क बोलते हो आप, बेंचमार्क सेट करना है जिससे आप एक्चुअल अपने सक्सेस को कहाँ हो और कहाँ जाना है, ठीक है, उसमें कितना फायदा मिल रहा है, ठीक है, उस सक्सेस को मेजर कर सको जीआरसी प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में। ओरिएंटेड मतलब मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर जो आपका प्रोसेस ओरिएंटेड अप्लाई होना चाहिए अप्रोच, प्रोसेस ओरिएंटेड मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे, टॉप मिडिल एंड लोअर हर एक लेवल पे। उसके बाद यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म और प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना चाहिए। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो आपको दुनिया के अच्छे अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको अपने हिसाब का चुन कर लाना है जीआरसी के लिए, पूरी दुनिया से बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करना है। तो आर का मतलब आपके पास करंट स्टेटस को जीआरसी के गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लाइंस के वास्तव में अभी क्या हो, क्या इन सब आप गवर्नेंस कर पा रहे हो, रिस्क को मैनेज कर पा रहे हो, कंप्लाइंस कर पा रहे हो, और करंट स्टेटस को आपको जानना है, रिव्यू करना है उसका मैकेनिज्म। आर से रिव्यू, ओ का मतलब क्या हो गया कि आप जिस एक्सपेक्टेशन है, जो आपका जो एक्सपेक्टेशन है उस तक जाने के लिए मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच क्या है उसको डिटरमाइन करना है। डी का मतलब क्या हो गया, डिफाइन करना है क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेड जीआरसी का, डिफाइन करना है कि आपके एक्सपेक्टेड जीआरसी के क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेबल रेगुलेटरी जो रेगुलेशंस और कंप्लाइंस को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। सक्सेस मेजरिंग क्राइटेरिया यानी कि बेंचमार्क सेट करना है। ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच अप्लाई करना है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म और प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लगाना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा आपको अप्रोच लगाना है और दुनिया के तमाम बेस्ट प्रैक्टिसेस को चुनकर लाना है। तो ये सारे जीआरसी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के कुछ प्री रिक्विजिट हो गए। तो उम्मीद है कि प्री रिक्विजिट के बारे में आपने जान लिया होगा। अगर आपको मैट्रिक्स याद होगा तो मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के जो हैं वो मैट्रिक्स आपको पूछे जा सकते हैं। उसमें एक मैट्रिक्स इसके रिस्पेक्ट में भी था, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ने चर्चा करी थी, यानी कि जीआरसी प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक आपने देखा था कि की मैट्रिक्स इज बिजनेस वैल्यू फ्रॉम आईटी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में क्या बताया था, सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, ठीक है, आईटी के इस्तेमाल से क्या क्या कैसे डिटरमाइन करोगे कि बिजनेस वैल्यू डिराइव हुई है आईटी के इस्तेमाल से। दूसरा मैंने क्या बताया था, रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करने के लिए क्या क्या की मैट्रिक्स होगा, रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में था। तीसरा कंप्लाइंस विद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, कंप्लाइंस सॉरी एक्सटर्नल नहीं, आईटी कंप्लाइंस, ठीक है। तीसरा आईटी कंप्लाइंस के रिस्पेक्ट में आपका मैट्रिक्स पूछा जा सकता है। और चौथे प्रकार से पूछा जा सकता है इस जीआरसी इंप्लीमेंटेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर गोल एंड मैट्रिक्स, ठीक है, गोल एंड मैट्रिक्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ जीआरसी इंप्लीमेंटेशन, जीआरसी इंप्लीमेंटेशन को मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि जीआरसी प्रोग्राम से जो आपका सफलता मिला है, जो सक्सेस मिला है, उसको मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। व्हाट आर द गोल्स एंड मैट्रिक्सेस, क्या क्या आधार लोगे आप उसके बारे में। तो 3 कैटेगरी में इसको बांट सकते हो, रिड्यूस, इम्प्रूव और रियल टाइम डैशबोर्ड। उसके बारे में रिड्यूस में टोटल 4 पॉइंट आते हैं, ठीक है। आपको देखना है कि जो आपका कंट्रोल रिडंडेंसी है, मतलब बार बार एक ही टाइप का कंट्रोल लगाना आपको पड़ रहा है, कंट्रोल रिडंडेंसी जो है रिड्यूस हुई है, ठीक है, कंट्रोल रिडंडेंसी जो है वो आपकी रिड्यूस हुई है। दूसरा ऑडिट का टाइम रिड्यूस हुआ है, ऑडिट की जो टाइम, ऑडिट में जितना समय लगता था वो एरिया रिड्यूस हुआ है। उसके बाद फेलियर, जो आपका कंट्रोल का फेलियर था वो रिड्यूस हुआ है, कंट्रोल का फेलियर रिड्यूस हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पर कानून का टूट जाता था, उसकी वजह से जो आपको खर्चे बैठते थे वो खर्चा आपका बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है लीगल एंड रेगुलेटरी एक्सपेंस पर और इन सबको रिव्यू करने का एक्सपेंडिचर, लॉ वगैरह सबको रिव्यू करने का एक्सपेंडिचर वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। और ऑडिट टाइम रिड्यूस हुआ है जितने भी बिजनेस एरिया में हैं। तो आपके कंट्रोल की रिडंडेंसी रिड्यूस हुए है, कंट्रोल का फेलियर रिड्यूस हुआ है, ऑडिट का टाइम रिड्यूस हुआ है, और लॉ एंड रेगुलेशंस पर रिव्यू करने का खर्चा और लॉ एंड रेगुलेशन के टूटने पर जो खर्चे बैठते थे वो रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने पर। तो
ये आपका सक्सेस मेजरिंग क्राइटेरिया है, यानी कि गोल एंड मेट्रिक्स है मेजरमेंट करने के लिए जीआरसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को। उसके बाद कुछ चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। क्या क्या इंप्रूव होने चाहिए? बिजनेस प्रोसेस जो है वो आपका करेक्ट डायरेक्शन में है, बिजनेस प्रोसेस जो है वो आपका करेक्ट डायरेक्शन में है, करेक्ट डायरेक्शन में प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, ठीक है। और कंट्रोल एंड कंप्लाइंस का ऑटोमेशन हो रहा है, जो बिजनेस प्रोसेस के रिस्पेक्ट में कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन हो रहा है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसमें कोई डिविएशन आता है या उसका कंप्लाइंस होता है, उसका जो इश्यू होता है वो इमीडिएटली टाइम पर रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट का मैकेनिज्म आपका इंप्रूव हुआ है कि कानून कोई टूटने वाला है या टूट रहा है तो उसको तुरंत जो है रिपोर्ट का मैकेनिज्म जो होता है, ये सिस्टम आपका इंप्रूव हुआ है जीआरसी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के कारण, गवर्नेंस रिस्क प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के कारण गोल एंड मैट्रिक्स में देखा। उसके बाद रियल टाइम डैशबोर्ड, ठीक है। रियल टाइम डैशबोर्ड मतलब अकरेंस के साथ, रियल टाइम का मतलब क्या हो गया? ऑनलाइन। अकरेंस के साथ साथ कंप्लायंस डिविएशन जो होता है की इशू का, वो रिपोर्ट करता है आपका डैशबोर्ड। आपका डैशबोर्ड जो है अकरेंस के साथ साथ रिपोर्ट करता है, तो रियल टाइम डैशबोर्ड। तो इस तरह से जीआरसी प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है? इवेलुएटिंग आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस बाय इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर जो आपका इवेलुएट करेगा, ठीक है। क्या इवेलुएट करेगा? तो आईटी गवर्नेंस एंड प्रैक्टिसेस इंटरनल ऑडिटर जो है वो इवेलुएट करेगा। ये इंटरनल ऑडिटर के रिस्पेक्ट में दो क्वेश्चंस होते हैं, इंटरनल कंट्रोल के और रिस्पेक्ट में दो क्वेश्चंस होते हैं। एक आपका आईटी गवर्नेंस के लिए, इंटरनल ऑडिटर का आईटी गवर्नेंस के लिए पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका डिस्कस द एरिया विच शुड बी रिव्यूड बाय इंटरनल ऑडिटर एज ए पार्ट ऑफ रिव्यू जीआरसी। जीआरसी को रिव्यू करने के लिए इंटरनल ऑडिटर का काम। तो इंटरनल ऑडिटर जैसे ही देखो वैसे ही आपको दो बातें याद आनी चाहिए। अब दोनों चीज़ें, दोनों जो आपका ये एस्पेक्ट होता है, ये की एरिया इवेल्युएटिंग, ये की एरिया कौन बताया है और यहाँ पर जीआरसी प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए इंटरनल ऑडिटर को कौन कौन सा क्या क्या देखना है, ये कौन बताया है? ये बताने वाला है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, IIA, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर ने दोनों चीज़ें बताई है, ठीक है। अब जहाँ तक बात आती है कि ये वाला आईटी गवर्नेंस वाला, ठीक है, आईटी स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस बाय इंटरनल ऑडिटर, स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस आईटी गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस होता है उसको इवेलुएट करेगा कौन? इंटरनल ऑडिटर। कौन करेगा? इंटरनल ऑडिटर करेगा, ठीक है। अब ये इवेलुएट करना जो है वो आपको इवेलुएट करना है। मान लो आप ही इंटरनल ऑडिटर हो और आपको आईटी गवर्नेंस जो होता है वो इवेलुएट करना है। तो देखो आईटी सेक्टर में आप रहते हो, ठीक है, आईटी सेक्टर में आप रहते हो, वहाँ पर आपके छत जो है वो ऐसा है, इस पर खाने पीने की व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप इसको क्या करोगे? याद कर लोगे लो PR पर CP, यानी कि लो पर छत पर जाकर, ठीक है, लो पर छत पर जाकर, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से स्टडी मेटल के ऑर्डर में आपको याद हो जाएगा। L का मतलब क्या हो गया? लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप। तो यहाँ पर क्या करना है? इवेलुएट करना है आपको। क्या करना है? आईटी गवर्नेंस को। तो लीडरशिप कैसा है? जो आईटी के रिस्पेक्ट में लीडरशिप होता है, ठीक है, उसमें उसको आप एंटिटी में कैसे करके अप्लाई किए हो उसको इवेल्युएट करेगा, उसके इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करेगा, और उस लीडरशिप में कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, और जो मैनेजमेंट होता है और इंटरनल एक्सटर्नल लेवल के लोग होते हैं उन लोगों का रिलेशनशिप कैसा है, इन सबको रिव्यू किया जाएगा। पहला रिव्यू लीडरशिप का रिव्यू। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का रिव्यू इंटरनल ऑडिटर करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो होता है वो सही होना चाहिए। उसके बाद प्रोसेस का रिव्यू, आईटी से जो आपका आईटी से जो है एक्सपेक्टेड सर्विस जो होता है वो जो बिजनेस प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो आपको डिराइव हो रहा है या नहीं डिराइव हो रहा है, इस बात को रिव्यू करेगा। जैसा आईटी लगाया है वो ऐसा कंट्रोल है या नहीं, कहीं कंट्रोल में गैप है या नहीं है, ये बात को देखना है, ठीक है। तो कंट्रोल में, तो रिस्क में जो होता है रिस्क के हिसाब से, तो रिस्क को इवेल्युएट करना जरूरी है, अकॉर्डिंगली कंट्रोल को देखना है। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट या मॉनिटरिंग, तो आईटी सपोर्ट से जो आपका परफॉर्मेंस हो रहा है, फायदे मिल रहे हैं, इस बात को मेजरमेंट करेगा। मतलब आपका हर टर्म में, न केवल आपका फाइनेंशियल टर्म में बल्कि नॉन फाइनेंशियल टर्म में भी। तो ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर ने लो पर छत पर जाकर लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेस, रिस्क कंट्रोल, परफॉर्मेंस मेजरमेंट और मॉनिटरिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है? डिस्कस द एरिया विच शुड बी रिव्यूड बाय इंटरनल ऑडिटर एज ए पार्ट ऑफ रिव्यू। रिव्यू करना है किस चीज को? इंटरनल ऑडिटर रिव्यू जीआरसी को रिव्यू करना है, ठीक है। तो ये आपको याद आना चाहिए। तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो EMI मतलब वो
आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, आप समझ ही गए होंगे, वो क्या करती है, खुद को गरीब बताकर ईएमआई पर घर खरीदती है, ठीक है, और ईएमआई का पेड़ा खाकर सबको एड़ा बनाती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ईएमआई का पेड़ा खाकर सबको एड़ा बनाती है। तो एस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यही चीज़ को रिव्यू करेगा कौन, जीआरसी को रिव्यू करने के लिए आप रिव्यू कर रहे हो। मान लो आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली गवर्नमेंट को आप रिव्यू कर रहे हो, जीआरसी रिव्यू कर रहे हो आप, ठीक है। तो SGEMI पेड़ा, पेड़ा का स्पेलिंग यहाँ पर आपका आएगा PERA, PEDA नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एस का मतलब क्या हो गया, स्कोप, स्कोप, ठीक है। एस का मतलब क्या हो गया, स्कोप हो गया। जी का मतलब गवर्नेंस हो गया, गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पी आता है, पी का मतलब क्या हो गया, सॉरी, उसके बाद ई आता है, EMI, ई का मतलब इथिक्स, एम का मतलब रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद आई का मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, और पी का मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट, और उसके बाद ई का मतलब एक्सपोजर, आर का मतलब फ्रॉड रिस्क, और ए का मतलब एडिक्वेसी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इन सारी चीज़ों को रिव्यू करेगा। तो सबसे पहले एस्पेक्ट को, गवर्नेंस को, स्कोप को रिव्यू करेगा। जो जीआरसी प्रोग्राम है होता है वो किस एक्सटेंट तक आईटी को कवर करता है, आईटी को किस एक्सटेंट तक कवर करता है। दूसरा एरिया जो देखेगा ऑडिटर, वो आपका गवर्नेंस देखेगा, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव था गवर्नेंस का, इथिक्स एंड वैल्यू डिलीवर करना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना, ठीक है। इसके लिए क्या क्या जो है आपने इवेल्युएट डायरेक्ट मॉनिटर की मैकेनिज्म रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद इथिक्स को देखना है, जो इंटरप्राइज का इथिक्स होता है, हर एक इंटरप्राइज का जो इथिक्स होता है उसको रिव्यू करना है, ठीक है। इथिक्स रिलेटेड प्रोग्राम जो होता है उसको स्टडी करना है, आपके स्टैंडर्ड को रिव्यू करना है, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट एरिया को देखना है, कंटिन्यूस बेसिस पर आपका रिस्क मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और रिस्क मैनेजमेंट करने में आपका इंटरनल कंट्रोल पर कितना जोर है, इस चीज़ को देखना है। उसके बाद आपका क्या देखना है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, उसका इंटरप्रिटेशन देखना है कि जो एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर बोलो तो एक्सटेंट ऑफ लॉस, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, लॉस की प्रोबेबिलिटी, एक्सपोजर की क्या प्रोबेबिलिटी है, और उसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि रिस्क का इंटरप्रिटेशन कैसे लगाया जाता है। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट का रिव्यू करना है, जो आपका बिजनेस प्रोसेस होता है उसके मैनेजमेंट का रिव्यू करना है। रिस्क एक्सपोजर के बारे में जानना है कि जो भी रिस्क एक्सपोजर आपका हुआ है अब तक, उसके बारे में टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉड का क्या रिस्क है, उसके बारे में इंटरनल ऑडिटर को जानना है, और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो होता है वो कितना एडिक्वेट है, यहाँ पर देखना रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है कि नहीं है, सही चीज़ों को कवर कर रहा है कि नहीं, और यहाँ पर एडिक्वेसी देखनी है, ठीक है। तो आपको पॉइंट याद रखना है और अकॉर्डिंगली स्टडी मटेरियल के पर एक बार आप रीड करो, जस्ट आपको जो है खुद के अकॉर्डिंग इसको डील करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं, अगला वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का।